हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि सर नई क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, कब से स्टार्ट होंगे। इतने दिन वेस्ट हो गए हमारे इस लॉकडाउन के चक्कर में। क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, रिज़ल्ट कब आएगा। बट रिज़ल्ट भी आने का है, लेकिन अब क्लासेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर निकल जाए तो बाद में फिर क्या होगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और ज़्यादा स्पीड में अगर पढ़ाएगा है तो फिर समझने में मुश्किलें आती है, बराबर प्रिपरेशन नहीं होता। तो अब हम लोगों ने अपने क्लासेस को स्टार्ट किया है। हमारे जो क्लासेस है दैट इज़ केमिस्ट्री गाइडेंस पॉइंट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, उसे किस तरीके से हम लोग ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी की सारी तैयारी हम लोग करेंगे इस अपने चैनल के माध्यम से। आज समझते हैं हम लोग की केमिस्ट्री होता क्या है एंड बेसिकली केमिस्ट्री को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे हम लोग उसकी स्टडी को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ द साइंस। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये तो हमें पता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, अब ये नाम हम लोगों ने सुने हैं। हाँ, ब्रांच ऑफ साइंस, लेकिन हम लोग इसमें स्टडी क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, बल्कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमें मैटर के अंदर मिल सकते हैं। So basically, chemistry is the branch of the science which deals with the study of physical and chemical properties of matter as well as physical and chemical changes that the matter can undergoes in certain process. Guys, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को कंसीडर किया जाता है एज अ सेंट्रल साइंस। Now central science means what? Central, it is nothing but the core. Means chemistry एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस आपको अलग अलग सब्जेक्ट में मिलते हैं। बेसिकली ये आप लोगों को फिजिक्स में भी हेल्प करते हुए दिखता है। इतना ही नहीं तो ये आपको बायोलॉजी में भी हेल्प करते हुए दिखेगा। इसके अलावा कई सारे जो अप्लाइड साइंसेस है, नाउ अप्लाइड साइंस में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ गया। इसके अलावा इवन मेडिसिन की फील्ड दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स बहुत ही काम में आते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री को कंसिडर्ड किया जाता है एज अ सेंट्रल साइंस दैट इज कोर ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट। हाँ, इसका इम्पोर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जरा सोचो, हम लोग जिस हवा के कारण सांस लेते हैं दैट एयर इज नथिंग बट द केमिकल्स। आपको एयर के कंपोजिशन के बारे में पता होगा। ऑक्सीजन एंड बाकी बचे हुए गैसेस, उसमें इनर्ट गैसेस भी आते हैं। इन सब को मिलाकर, नाइट्रोजन भी है, इन सब को मिलाकर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वो एयर केमिस्ट्री की देन है, मीन्स केमिकल्स है। हम लोग जो खाना खाते हैं, तरीके के फूड्स हम लोग खाते हैं। जरा सोचिए, बॉडी में जाने के बाद प्रोटीन्स, विटामिन्स, इसके अलावा ग्लूकोज, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल। इतना ही नहीं, जो फ्लूइड्स हम लोग डेली इनटेक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिंपली वाटर लो या फिर कई सारे जूसेस को ले लो, मिल्क को ही ले लो, ये सारे के सारे केमिकल्स ही तो है। मैं बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके आजू बाजू में आपके लाइफ से रिलेटेड बस केमिस्ट्री और सिर्फ केमिस्ट्री ही होती है। नाउ केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है एंड देयरफॉर जैसे जैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं वैसे वैसे सब्जेक्ट भी डेवलप होता गया एंड देन आफ्टर हम लोगों ने इसे डिवाइड भी किया है। खैर आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, इतना साइंस डेवलप होते जा रहा है
कि हम लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जैसे आजकल कई सारी बीमारियों के ऊपर जो दवाइयाँ निकलती है, मेडिसिन निकलती है, वायरस का सीजन चल रहा है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट जब करने की बात आती है तो किसके द्वारा हम लोग करेंगे? मेडिसिन। ये मेडिसिन बेसिकली क्या केमिकल्स नहीं है? अरे इवन बुखार आ जाए तो आप लोग सबसे पहले जो मेडिसिन लेते हैं वो पैरासीटामोल, वो भी तो केमिकल ही है, बराबर है। सर्दी खांसी हो जाए तो उसके लिए हम लोग कोई सायरप यूज़ करते हैं, वो भी तो केमिकल्स ही है। मीन्स ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं जिसे हम लोग केमिकल्स की कैटेगरी में ना रख सके, सारे के सारे केमिकल्स है। एंड देयरफॉर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और फिर हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखो, इसे मैं हेडिंग देता हूँ नेचर ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, और यू कैन से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग इसे ऐसी भी हेडिंग बना सकते थे कि कैसे कैसे किस किस ब्रांच में हम लोग केमिस्ट्री को क्लासीफाई करें। हमने केमिस्ट्री को क्या कहा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल and chemical properties of matter as well as physical and chemical changes that the matter can undergoes. Now chemistry की स्टडी को हम लोग डिवाइड करते हैं। जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को बेसिकली हम लोग 5 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली ब्रांच हम लोग रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? अब तो ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना? ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या करते हो? तो स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसे आप लोग कहते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एक अकेला एलिमेंट, देखिए पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, हाँ, लेकिन उसमें से एक अकेला एलिमेंट कार्बन, और उसके कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इसके लाखों करोड़ों कंपाउंड्स है। इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है एंड देयरफॉर इन सारे कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट ब्रांच रखी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के हैं उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, हाँ, एक्सेप्ट जैसे कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड्स है, इन्हें आप लोग ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं रखते, बिकॉज दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑफ कार्बन। एंड देयरफॉर कार्बन के तो ढेर सारे कंपाउंड है, लाखों करोड़ है। तो इतने सारे कंपाउंड की स्टडी करने के लिए हमने केमिस्ट्री की जो ब्रांच बना के रखी है, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो ब्रांच हम लोग देते हैं केमिस्ट्री की, उसे हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट की स्टडी चली गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब बचे 117 एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट 117 है। तो 117 एलिमेंट्स जो बचे हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं, उन सब की स्टडी हम लोग कैरी आउट करते इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स इसे हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स other than that of कार्बन। कार्बन को छोड़कर किसी भी एलिमेंट्स को लीजिए और उनके कंपाउंड की स्टडी करिए, वो चली जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसमें तीसरी ब्रांच हम लोग देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ द केमिस्ट्री। जैसे कोई प्रोसेस अगर आप लोग कैरी आउट करते, कोई रिएक्शन कैरी आउट करते, तो रिएक्शन मतलब क्या? बेसिकली आपने अभी तक इतना पढ़ा है कि सर रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट, हाँ, लेकिन रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट कितना बना, कितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ,
उसे कैरी आउट करने के लिए टेम्परेचर कितना लगा, प्रेशर लगा कि नहीं लगा, अगर लगा तो कितना लगा। इस प्रोसेस में कोई कैटालिस्ट तो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब मैकेनिज्म क्या, किस स्पीड से कन्वर्ट हुआ, मतलब उसका काइनेटिक्स क्या, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, कितने मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हुए और प्रोडक्ट कैसे बना, उस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई या फिर हीट इवॉल्व हुई, ये सारी की सारी स्टडी हम लोग कैरी आउट करते हैं इन द फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा काम की केमिस्ट्री है। ये रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए, रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जो टाइप है केमिस्ट्री का, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें पूरे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो हम कैरी आउट करने वाले हैं उन सब के पैरामीटर्स की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, सब कुछ इसी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री को और भी क्लासीफाई करते हैं एज अ बायो केमिस्ट्री। देखिए, बायो मतलब बायोलॉजी है ना, एंड बायो मतलब लाइफ। तो सर केमिस्ट्री क्यों आ गई? केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं, आपकी बॉडी में सब कुछ केमिकल्स हैं। इवन आप लोगों का मूड खेलने का, कूदने का, पढ़ाई करने का काफ़ी कम होता है पढ़ाई करने का मूड, लेकिन है ये सारे के सारे केमिकल्स की कृपा है। हमारे ब्रेन में कई सारे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ब्रेन ऑर्डर देता है कि ऐसा आपको बिहेव करना है, तो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल्स। ना बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे सर? तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग ऐसे केमिकल्स की स्टडी करेंगे जो कि बायो के अंदर है, मतलब लाइफ के अंदर मीन्स बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल्स हैं जिन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारे के सारे, इन सब की स्टडी जिसके अंडर हम लोग कैरी आउट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री का आखिरी जो टाइप हम लोग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को समझो जरा, इसमें एनालिसिस छुपा हुआ है। जैसे एनालिसिस मीन्स क्या सर? आप लोगों का अगर रिजल्ट आ जाए तो आप लोग सबसे पहले मार्कशीट को वेरीफाई करते हो, कितने में से कितने मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए, फिर उनका परसेंटेज क्या है, मतलब आपने अपने मार्क्स का क्या किया? एनालिसिस किया। ठीक वैसे केमिस्ट्री का ये ब्रांच, ये सारे के सारे रिएक्शन तो हम लोग कैरी आउट करेंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन आपको कैरी आउट करना है, पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको रिएक्टेंट कितना लेना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एनालाइज करना पड़ेगा कि सर मैं इतना रिएक्टेंट अगर लेता हूँ तो मुझे इतना प्रोडक्ट मिल सकता है, बराबर है। तो ये सारा का सारा जो एनालिसिस किया जाता है वो हम लोग कैरी आउट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इतना ही नहीं, कोई कंपाउंड अगर हमने बना दिया तो उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना कि वही बना कि नहीं बना, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका कंपोजिशन चेक करना परसेंटेज के टर्म में, ये सारी की सारी स्टडी हम लोग कैरी आउट करेंगे किसमें? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री को बेसिकली हम लोग 5 टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उन सब की स्टडी हम लोग किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री का नंबर, जिसमें पूरे पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स कह सकते हैं, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, मास होगा, इसके अलावा कैटालिस्ट है या नहीं है, कितना स्पीड है रिएक्शन का, वो सारी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में होगी। बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल्स की स्टडी होगी, मतलब लाइफ के अंदर रहने वाले, लिविंग सेल के अंदर रहने वाले केमिकल की स्टडी। एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड्स का, उसका कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे एंड क्वांटिटेटिव मेजर करेंगे कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन सकता है, एंड देयरफॉर उससे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हमें फ़ायदा देगी या नहीं देगी। ये सारी चीज़ें आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कैरी आउट कर सकते हैं। नाउ अब जरा सोचिए, मैंने कहा केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री के बारे में हमें ये पता चला कि सर इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। हाँ, स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि मैटर मीन्स व्हाट। अगर मैटर क्या है ये किसी ने पूछा तो एनीथिंग अराउंड अस इज द मैटर। हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सारी की सारी मैटर ही तो है।
बोर्ड मैटर, चश्मा, मार्कर, ये सारा का सारा मैटर है। हाँ, लिविंग नॉन लिविंग अलग हो सकता है, लेकिन है तो मैटर। तो एनीथिंग अराउंड अस इज नथिंग बट द मैटर। नाउ ये जो मैटर होता है, इस मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। अगर मैटर के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखें तो बेसिकली हम लोग मैटर को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई, जिसमें से एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, एंड दूसरा जो होता है इससे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, इन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स। नाउ प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम लोग आगे क्लासीफाई करते हैं। इन्हें हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड इसमें भी जो एलिमेंट्स होते हैं इसे आप लोग तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हो। इसमें पहली जो कैटेगरी होती है इसे आप कहते हो मेटल्स, दूसरी जो कैटेगरी आप लोग रखते हो उसे कहते हो नॉन मेटल्स, एंड तीसरी जो कैटेगरी रखते हैं इसे हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। इन्हें हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर को आप लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हो। एक जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, एंड दूसरी जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। देखिए, इस तरीके से हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग मैटर को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर। इन दोनों में डिफरेंस है, पहले इसे समझते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर क्या है। अगर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर नाम से ही पता चलता है कि एवरीथिंग इज प्योर। हाँ, प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतना बड़ा अगर गोल्ड का रॉड है तो ये गोल्ड ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गोल्ड और कोई दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट है। कि यहाँ पर गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज मैं ऑब्जर्व करूँगा वही प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर भी मिलेंगी, बराबर है। अगर आप लोग किसी मेटल को लेते हो, जैसे गोल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया प्योर। मान लीजिए कि इतना बड़ा मेरे पास शुगर का क्रिस्टल है, तो सर सारे के सारे जो क्रिस्टल्स उसके अंदर छुपे हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे प्योरली किसके बने होंगे, ओनली ऑफ द शुगर, बराबर है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो उनका कंपोजिशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, बराबर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। जैसे एक ग्लास प्योर वाटर की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ दूसरा तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गए, प्योर सब्सटेंसेस हो गए, बराबर है। और प्योर सब्सटेंसेस को आपने कैसे क्लासिफाई कराया, दो कैटेगरी में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिक्सचर की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखो, आप लोग ले सकते हो गोल्ड, AU किसका सिंबल होता है, गोल्ड का। AG किसका सिंबल, सिल्वर का। टीन का सिंबल SN होता है। देन इसमें वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या हो गए, प्योर सब्सटेंसेस। एंड अब रही बात मिक्सचर की, तो ऑब्वियसली मिक्सचर मतलब दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, बराबर है। क्योंकि अगर आप लोगों ने दो चीज़ों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, मिक्सचर। आप तीन भी मिला सकते हो, चार भी मिला सकते हो, ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा आप लोग सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे। एंड दूसरी मज़ेदार चीज़ ये है कि मिक्सचर में ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग उनका कंपोजिशन एकदम फिक्स रेंज में रखते हो, कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मेरे पास 10 ग्राम NaCl है और मैं इसमें 90 ग्राम शुगर मिलाता हूँ, तो ये एक मिक्सचर हो गया, बराबर है। दूसरे केस में मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, 90 ग्राम में NaCl रखता हूँ एंड 10 ग्राम शुगर रखता हूँ। ये दोनों के दोनों जो दिख रहे हैं मिक्सचर, सर सॉल्ट एंड शुगर ही तो हाँ है, लेकिन क्या दोनों में फर्क नहीं है कंपोजिशन का। देखिए, इसमें 10 ग्राम NaCl था, 90 ग्राम शुगर है।
इसमें 90 ग्राम NaCl है लेकिन 10 ग्राम शुगर है, तो कंपोजिशन जो है इट चेंजेस विद इन लिमिट, विद इन सर्टन लिमिट्स, ये चेंज होता है। सो मिक्सचर है। अब चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन आगे की तरफ। प्योर सब्सटेंस को जैसे हम लोग क्लासिफाई करने वाले थे, इसमें दो टाइप आप लोगों ने रखे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो चलते हैं सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के तरफ। देखिए प्योर सब्सटेंसेस को आपने दो टाइप में क्लासिफाई कराया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट्स मीन्स व्हाट, पीरियोडिक टेबल में 118 क्या है, एलिमेंट्स है, बराबर है। दैट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर एलिमेंट्स अदर बाय सिंपल मेथड्स, इससे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, बराबर है। एलिमेंट्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन अलग अलग तरीके में। देखिए मैंने आपको ये फ्लो डायग्राम बताई थी, एलिमेंट्स, इससे हम लोग तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला टाइप क्या होता है, मेटल्स। अब मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है। अगर हम लोग मेटल की बात करते हैं तो मेटल्स हैव लस्टर, चमक। कोई भी मेटल लीजिए, उसे थोड़ा सा कट करके देखिए, उसमें से मैक्सिमम टाइम सिल्वर टाइप का शाइनिंग आता है। आयरन को कट करिए, उसमें भी थोड़ा सा ब्लूइश सिल्वर उसका कलर आता है। अलग अलग मेटल का लस्टर अलग अलग हो सकता है। जैसे इसे देखिए, गोल्ड येलोइश कलर का लस्टर इसके अंदर प्रेजेंट है। कॉपर को देखिए, घर में कॉपर के आर्टिकल यूज करते होंगे, उसमें ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का लस्टर आता है। तो जो शाइनिंग आता है मेटल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लस्टर। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। देन अगेन मेटल्स आर हार्ड, हार्डनेस तो होता है। कई सारे मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम। सोडियम तो इतना सॉफ्ट है कि आप लोग उसे ब्लेड से भी कट कर सकते हो, ऑर्डिनरी ब्लेड से भी ये कट होता है। देन मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल्स का मतलब क्या, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स के वायर तो होते हैं, ऑब्वियसली हमारे घर में है, जो भी कंडक्टिंग वायर हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर क्या कॉपर के मेटल प्रेजेंट है। बड़ी वाली इलेक्ट्रिक लाइन देखिए, उसमें एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो किसी मेटल को अगर हम वायर के रूप में कन्वर्ट करा सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। तो ऑब्वियसली मेटल्स आर डक्टाइल। देन इसके अलावा मेटल्स की और भी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर मैलिएबल। सर मैलिएबिलिटी क्या है, आप लोगों ने क्या मेटल के कई सारे शीट्स नहीं देखे, शीट्स एल्यूमिनियम की शीट होती है, विंडोज फ्रेम वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, बराबर है। इवन कुछ लोग ज्वेलरीज के रूप में गोल्ड की शीट यूज करते हैं ना, छोटा सा टाइट लॉकेट वगैरह बना के, तो वो एक टाइप की शीट ही हो गई। इलेक्ट्रिकल जो वर्क करते हैं वो कॉपर की शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग मेटल्स को हैमर करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द शीट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी एंड हेंस मेटल्स क्या हो गए, मैलिएबल। इसके अलावा गाइस आपको सिंपल चीज पता है मेटल्स के बारे में कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी की सारी मेटल की प्रॉपर्टीज है। देन अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। अब देखिए नॉन मेटल्स की तरफ जाने से पहले एक चीज याद रखिए, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मेटल्स हमेशा सॉलिड हो। आप लोगों को वेल नोन एग्जांपल पता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल बट लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, बराबर है। बाकी सारे के सारे आप लोगों को सॉलिड स्टेट में मिल सकते हैं। नाउ नॉन मेटल्स क्या है, तो नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, डू नॉट हैव लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज ऐसे बताऊंगा कि यू कांट इमेजिन कि सर इसमें तो लस्टर है लेकिन ये मेटल नहीं है। हाँ सोचिए जरा, ये जो नाम मैंने लिखा डायमंड, डायमंड काफी ज्यादा चमकता है लेकिन डायमंड मेटल नहीं है। इसके अलावा आयोडीन, ये ऐसा एलिमेंट है जो है तो नॉन मेटल लेकिन इसके अंदर मेटालिक लस्टर प्रेजेंट है, आयोडीन चमक सकता है। अगर हम लोग कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो दीज आर द नॉन कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें
तो दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक एग्जांपल है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन देखिए, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये नॉन मेटल है, कार्बन का एक आइसोटोप है ये, लेकिन फिर भी ये अच्छा कंडक्टर होता है। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं उसमें एक ब्लैक कलर का रॉड होता है, तो वो जो ब्लैक कलर का रॉड होता है वो ग्रेफाइट ही है, और उसमें उसका काम क्या, तो एज अ कंडक्टर वो कंडक्टर का काम करता है। अगेन अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स में आपको डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज नॉन मेटल जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स अगर हम लोगों ने उसे जोर से हैमर कर दिया तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता, वो टुकड़ों में टूट जाता है। ब्रिटलनेस, तो ब्रिटलनेस का एग्जांपल चॉक। चॉक को आप लोग प्रेस करके देखिए, एक चॉक लीजिए और उतना आयरन का भी रॉड लीजिए, दोनों को ठोक के देखो, आयरन का जो रॉड है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू शीट, लेकिन क्या चॉक होगा शीट में कन्वर्ट? नहीं, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी होती है ये किसकी होती है? नॉन मेटल्स की। देन थर्ड जो टाइप होता है एलिमेंट्स का वो है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स, नाउ मेटालॉइड्स क्या है? पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में फंस जाते हैं। मतलब क्या सर? मीन्स अंडर सर्टन कंडीशंस उनकी जो प्रॉपर्टीज है ये मेटल के समान बिहेव करती है, एंड अंडर सर्टन कंडीशन वो प्योरली नॉन मेटल के समान बिहेव कर जाते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल्स, दैट इज नथिंग बट द मेटालाइट्स। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कई सारे डिवाइसेस में आप लोगों को ये मिलते हैं जिन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर्स के रूप में। तो ये जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है ये ना ही पूरी तरीके से मेटल है और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल है, बल्कि दोनों का क्या है, ये इंटरमीडिएट है। सो देयरफॉर these are placed under the category of the metalloids. So this is all about the classification of the elements. Now think about the compounds. Compounds क्या है? तो compounds एक pure substance है, मान सकते हैं, but compounds बनते कब है? Compounds तब बनते हैं जब दो या फिर दो से ज़्यादा elements आपस में combine होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को ही ले लो, सोडियम एंड क्लोरीन, इन दोनों को मिलाने के बाद रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं या फिर टेबल सॉल्ट भी इसे हम लोग कहते हैं। ये कंपाउंड नहीं हुआ क्या? शुगर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीन तीन एलिमेंट एक प्रॉपर रेशियो में कंबाइन हुए और आप लोगों को क्या मिला? कंपाउंड। अब क्या आप लोग इन तीनों को इजीली सेपरेट कर सकते हो? नहीं। मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम सेपरेट तो कर सकते लेकिन इजीली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं हम लोग मिक्सचर की तरफ। हम लोगों को मिक्सचर के बारे में ये पता है कि जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला देंगे, अरे जैसे घर में देखो शरबत ही आपको बनाना है तो आप लोगों को कई सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो पानी लगेगा, फिर लेमन जूस लगेगा, फिर शुगर, फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट। सारे के सारे मिक्सचर ही तो है, हमारे हिसाब से सोचे तो ये मिक्सचर ही है। ना मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर्स जो होते हैं इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस मिक्सचर? जरा इस नाम को सोचिए। होमोजीनस दैट इज कम्स फ्रॉम होमो, होमो का मतलब होता है सेम, एंड जीनस की अगर हम लोग बात करें तो जीनस का मतलब होता है फेज। मीन्स क्या? सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम फेज में। इमेजिन शरबत बनाने सारी चीज़ें अलग अलग रखिए, पानी रखिए, शुगर, सॉल्ट रखिए एंड जूस रखिए, लेमन जूस। तो पानी और लेमन जूस लिक्विड स्टेट में, सॉल्ट एंड शुगर क्या हुआ? सॉलिड स्टेट में। मिक्स करिए, डिजोल्व करिए, पूरा का पूरा मिक्सचर बन गया। सॉल्यूशन, सर उसे सॉल्यूशन कहेंगे? हाँ कहेंगे ना आगे, लेकिन जरा सोचिए क्या सारे के सारे सेम फेज में नहीं आए? आ गए।
अगर आप लोग सिंपली सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करिए तो वो भी क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर। शुगर को डिजोल्व करिए सॉल्ट में तब भी होमोजेनस मिक्सचर हो गया। इवन एयर के बारे में सोचो ना, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनर्ट गैसेस सारे के सारे, लेकिन इन सब को देखिए, इन सब का फिजिकल स्टेट एक ही तो है, सेम फेज में गैसेस, बराबर है। तो ये होता है होमोजेनस मिक्सचर, राइट। तो होमोजेनस मिक्सचर की अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जनरली हम लोग ट्रू सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, ट्रू सॉल्यूशंस। देन इसके अलावा एयर एंड अलग अलग मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर आप लोग बनाते हैं तब भी तो वो होमोजेनस होता है। इवन क्या आपको पता है, आपके घर में अगर कोई अलॉय यूज होता है जैसे ब्रास होगा या फिर ब्रॉन्ज होगा, इस ब्रास की अगर बात करें तो हमारा जो सिटी है उसे ब्रास सिटी कहते हैं हम लोग, है ना। तो ब्रास कॉपर एंड जिंक से बनता है, दोनों के दोनों क्या है, मेटल्स को मिलाते हैं, मेल्ट कराते हैं और फिर उसके बाद उसे एक पर्टिकुलर मोल्ड में डालकर उसे ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद केमिस्ट्री के हिसाब से क्या हो गया, मिक्सचर। कैसा, होमोजेनस, बराबर है। दूसरा जो मिक्सचर हम लोग देते हैं उसे आप लोग कहते हो हेटेरोजीनस मिक्सचर। नाउ हेटेरोजीनस, देखो जीनस का मीनिंग तो आप लोगों को पता चल ही गया, तो हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड जीनस मतलब फेज। तो ये ऐसा मिक्सचर है जो कि हेटेरोजीनस है, बराबर है। मीन्स उसके अंदर की जो कंपोजिशंस है, ये कंपोजिशंस क्या होंगे, अलग अलग फेज के अंदर होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनस मिक्सचर। जैसे मान लीजिए मैंने सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर कह दिया, तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये तो लिक्विड, तो ये होमोजीनस हुआ क्या, नहीं, ये कैसा हो गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर हो गया। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, जो मैटर होता है, यहाँ पर हम लोगों ने कई बार मैटर ऐसा सुना है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी आप लोगों ने सुने होंगे। वी नो दैट जनरली हम लोग 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं। अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दैट इज वेपर्स कह सकते हो, इन सब की अगर हम लोग बात करें, छोटी सी एडिंग, जो हमें तो पूरा लेसन पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर इस नाम का। तो सॉलिड्स के बारे में क्या ख्याल है, लिक्विड के बारे में क्या ख्याल है, एंड व्हाट अबाउट द गैसेस। सॉलिड, अब इमेजिन करिए मेरे पास एक आइस का क्यूब है, सॉलिड हो गया, एक ग्लास पानी है, लिक्विड हो गया, एंड एक कंटेनर में पानी है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बॉयल हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग वेपर्स को इमेजिन कर सकते हो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में फर्क है। सॉलिड्स मतलब क्या, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आइस क्यूब अगर ऐसा है तो उसके अंदर की जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक फिक्स मैनर में ऐसे अरेंज होंगे, दैट इज सॉलिड, बराबर है। मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना सॉलिड में, ये काफ़ी ज़्यादा होता है एंड देयरफॉर ये सॉलिड होते हैं। नाउ सॉलिड्स की अगर बात करें तो दे हैव डेफिनाइट शेप, इनके पास डेफिनाइट शेप होता है, इवन इनके पास डेफिनाइट साइज भी तो है, बराबर है, इनके पास डेफिनाइट साइज भी है। लिक्विड्स की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने लिक्विड इमेजिन किया था, लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसके कारण लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड्स को आप लोग पोर कर सकते हो, बराबर है, हम लोग उसे पोर कर सकते हैं, राइट। नाउ लिक्विड्स के बारे में सोचो, लिक्विड्स की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड्स विल डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, इनके पास डेफिनाइट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा इनके पास डेफिनाइट शेप नहीं होता। लिक्विड को जिस कंटेनर में डाल दो वो उसी का शेप ले लेता है, बराबर है। एंड देन रही बात गैसेस की, तो गैसेस की अगर बात करें तो देयर ऑकर्स फ्री मूवमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे हमारे रूम के आजू बाजू में देखिए, हमारे आजू बाजू में देखिए एयर की जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर दूर फैले हैं, एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग एयर के शेप एंड साइज की बात कर सके तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना,
क्या इनका डेफिनेट शेप होगा? नहीं। पूरे रूम को अगर कंसीडर करते हैं एक सिस्टम, तो पूरे रूम का शेप है, पूरे एटमॉस्फेयर में एयर ही एयर फैला है। ना क्या ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है? हाँ, अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन तीनों के बारे में सोचे तो ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सोचो जरा, ये जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। मान लीजिए यहाँ पे आइस है, यहाँ पर वाटर लिक्विड है और यहाँ पर वेपर है। तो अगर मैंने सॉलिड को हीट कराया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। आइस विल गेट मेल्ट। अगर आप लोगों ने लिक्विड को हीट कराया तो वेपराइजेशन आएगा, और वेपराइज अगर हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू द गैस। अब गैस को मैं कूल करता हूँ, हीट को रिमूव करता हूँ, माइनस हीट लिखता हूँ, या फिर यू कैन से कूल। गैस को कूल करिए, गैस को कूल करने से वो क्या होगा? लिक्विफाई होगा, गैस लिक्विड में आ जाएगा। एंड लिक्विड को फिर से कूल करिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू द सॉलिड। सो ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बाय मीन्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी। नाउ अब हम लोग चलते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। धीरे धीरे करके हमारी केमिस्ट्री की स्टडी भी स्टार्ट होगी। ये काफ़ी बेसिक लेसन है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विथ टू मेन प्रॉपर्टीज। अब वो कौन सी? इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आप लोग देते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको मेजर करते समय हम लोग उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर के बारे में सोचे, तो मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि इसका कलर क्या है, तो यू कैन से सर ब्लैक एंड व्हाइट एंड समथिंग रेड। हाँ, मैंने अगर आपको पूछा कि इसका वेट कितना है, तो इसका वेट फिक्स होगा, कोई ना कोई मास इसका होगा, बराबर है। मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि इसका डायमीटर कितना है, तो इसका डायमीटर फिक्स है। अब डायमीटर मेजर करने से क्या इसका कोई कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं। अगर आप लोग इसकी लेंथ काउंट करना चाहें, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट आप लोग यूज करें, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने से उसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसे मेजर करते समय हम लोग उसके केमिकल कंपोजिशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी आप लोग देते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहा था? एक कहा था डेंसिटी, देन उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा डेंसिटी, इसके अलावा वॉल्यूम, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा मास, ये क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एंड दूसरी अगर हम लोग देखें तो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इज मेनली डील विद द कंपोजिशन। ये कंपोजिशन के साथ डील करता है कि वो किसका बना हुआ है, उसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें हम लोग ये भी पता करते हैं कि पर्टिकुलर कोई कंपाउंड की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, किस एलिमेंट से मिलकर बनेगा। हम उसमें ये भी पता करेंगे कि उसका बाकी जो रिएजेंट्स है, बाकी जो केमिकल्स है, उसके साथ उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो ये सारा जब हम लोग स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, तो ऐसे केस में रिएक्शंस होंगी। हाँ, और जब रिएक्शंस होगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होगी। मींस केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये चेंज होता है। जैसे जैसे आप लोग उसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई करो या स्टडी अप्लाई करो, उसके हिसाब से आपको क्या होता हो दिखेगा, चेंजेस मिलते जाएंगे, कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है।